नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंस्पायर्ड लेगेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दृष्टि आज के द्वारा जो पेड टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 7 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 7 तक के सारे वीडियो जो आपको वीडियो प्ले लिस्ट में चैनल पर मिल जाएंगे। जा करके आप लोग वहाँ से सारे टेस्ट देख लीजिएगा और उन सब की PDF, एक्सप्लेनेशन की PDF और क्वेश्चंस की PDF आप लोगों को जो है टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहाँ से PDF आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम टेस्ट नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, यदि राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए शक्ति होती है। और दूसरा है, राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग फ्लोर टेस्ट बुलाने के संबंध में नहीं कर सकता है जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं हो। पहली बात तो इस संदर्भ में आप लोग फ्लोर टेस्ट जो ये टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में जान लेते हैं कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है। फ्लोर टेस्ट जो है यह निम्न सदन में सरकार के बहुमत परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक तरीके का प्रचलित शब्द है। यह किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह होता है और उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। जो गठबंधन की सरकार होती है उसके मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत और बहुमत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में फ्लोर टेस्ट के संबंध में जो बातें लिखी गई हैं उसमें आर्टिकल 174 राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने और भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है। ठीक है, और आर्टिकल 174 का जो दूसरा क्लॉज है वो राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और जो 175 है उसका क्लास 2 कहता है कि राज्यपाल सदन का सत्र बुला सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट के लिए आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास विधायकों की पर्याप्त संख्या है या नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला जो सेंटेंस लिखा गया है कि यदि राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो अध्यक्ष के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने की शक्ति होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो बात लिखी गई है ये बिल्कुल सत्य है। और दूसरा है, राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग फ्लोर टेस्ट बुलाने के संबंध में नहीं कर सकता है जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं हो। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। गलत इसलिए होती है क्योंकि जो आर्टिकल 163 है, आर्टिकल 163 इसमें ये बात लिखी गई है कि जब सदन सत्र में होता है तो अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है, लेकिन जब सदन सत्र में नहीं होता है यानी विधानसभा जब सत्र में नहीं होती है तो आर्टिकल 163 कहता है कि इसके तहत राज्यपाल अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए अनुमति दे सकता है। तो इसलिए दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है। ठीक है, तो केवल पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो मानकों का संग्रह है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इस संबंध में ये सवाल पूछा गया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये एक फूड स्टैंडर्ड को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे खाद्य मानक लिखा गया है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो होता है यह फूड कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा अपनाया गया मानकों, दिशा निर्देशों और अभ्यास के कोड का एक संग्रह है। ठीक है, और कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या FAO और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा जो है संयुक्त रूप से स्थापित किया गया एक निकाय है। ठीक है, इसमें 189 सदस्य जो है विद्यमान है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। ठीक है, तो कोडेक्स जो है यह इसका एक उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर सरकारी जो संगठन है उनके द्वारा जो दिया गया फूड स्टैंडर्ड है उनके समन्वय को बढ़ावा देना और जो उपभोक्ता हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, खाद्य व्यापार में उचित मानकों को सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए फूड स्टैंडर्ड को व्यवस्थित करना और स्थापित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित किसे बरीद कहा जाता था। बरीद, अगर आपने मिडवेल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने बरीद के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये शब्दावली काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाई गई थी उस वक्त। बरीद जो है गुप्तचर के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके वो लोग जो है प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनेक विभागों की स्थापना की और उन विभागों में एक महत्वपूर्ण विभाग था दीवाने अर्ज। ये जो है सैन्य विभाग हुआ करता था। ठीक है, और एक होता था दीवाने रिसालत।
दीवान ए रिसालत, ये जो है और एक दीवान इंसा। दीवान रिसालत जो होता है धार्मिक मामलों पे ध्यान देता था, और दीवान इंसा था वो जो है राज्य पत्राचार से संबंधित विभाग संभालता था। ठीक है। बरीद जो है दिल्ली के सुल्तानों द्वारा साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में नियुक्त किए गए जो गुप्तचर होते थे, वो सुल्तान को गुप्त सूचनाएं देने के लिए तैनात किए जाते थे। ठीक है। केवल अमीरों को जो है मुख्य बरीद के रूप में नियुक्त किया जा सकता था, जिसे सुल्तान का पूर्ण विश्वास प्राप्त होता था। तो ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के संबंध में उनके अंतर दिए गए हैं। बताना है कि इनमें से कौन कौन से बातें सही लिखी गई हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ तब होता है जब इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर इंसुलिन का उत्पादन तो करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए रोकथाम के लिए कोई ज्ञात तरीके उपलब्ध नहीं है, जबकि स्वास्थ्य जीवन शैली का पालन करके टाइप 2 डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी गई हैं। ये डायबिटीज़ यानी जो मधुमेह है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी गैर संचारी रोग है। ये तब होता है जो अग्नाशय जो होता है उसके द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। जो अग्नाशय की बीटा सेल्स, लैंगरहैंस दीपिका की जो बीटा सेल्स होती हैं उन्हीं के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ये किसके द्वारा होता है? ये जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अग्निपथ योजना के संबंध में पूछा गया है और बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही नहीं हैं। पहला है इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में बनी हुई थी, ये स्कीम काफ़ी विरोध किया जा रहा था, उसी संदर्भ में जो है ये सवाल पूछा गया है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, 4 साल के लिए जो सशस्त्र बलों में जो है युवाओं को तैनाती दी जाएगी। और दूसरा लिखा गया कि यह अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों के साथ साथ कमीशन्ड अधिकारियों के लिए है। नहीं, ये केवल अधिकारी रैंक से नीचे के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए है। तो ये बात गलत हो जाती है, कमीशन अधिकारियों के लिए नहीं है। तीसरा लिखा गया उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को ही सेवाओं में पुनः भर्ती किया जाएगा। नहीं, 50% नहीं, ये 25% युवाओं को पुनः जो है भर्ती में शामिल किया जाएगा। इसलिए तीसरा वाला कथन भी गलत होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन, कितने कथन जो हैं जो गलत हैं। तो दूसरा और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इस सुल्तान ने मालिकों, अमीरों और सभा के अधिकारियों की जिम्मेदारी उच्च पद वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घरों में नहीं जाने और भोज में एकत्रित नहीं होने का आदेश दिया जब तक सुल्तान को सूचित नहीं किया जाए या उनकी अनुमति के बिना कोई भी आपस में विवाह नहीं करेगा। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के संबंध में बताना है कि इसमें कौन सी बातें सही हैं। पहला है प्रारंभ में PFMS को वर्ष 2008-9 में योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र की सहायता के रूप में योजना के रूप में शुरू किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। यह केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत कार्यक्रमों के वित्त पोषण की निगरानी करता है। नहीं, ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के साथ साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्त पोषण की निगरानी करता है। तो ये बात गलत हो जाती है। केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यक्रमों को वित्त पोषण नहीं करता है। ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और जो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम है, उन दोनों को जो है ये वित्त पोषण की निगरानी करता है। तो ये पहला वाला कथन केवल सही होता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय MITI यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस संस्थान के IT संस्थानों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित करता है, यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर CII के बारे में पूछता है कि इनमें कौन कौन से संस्थान हैं जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सही हैं। तो ICICI बैंक सही है, यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये भी सही है, HDFC, यहाँ पे 3 जो संस्थाएं हैं ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभ में मध्यकालीन भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला है, गोरखनाथ के अनुयायी नाथपंथी दक्कन और पश्चिमी भारत में लोकप्रिय थे। ये लोग जो है पूरे उत्तरी भारत में फेमस थे, यहाँ पे दक्कनी और पश्चिमी भारत नहीं, तो इसलिए पहला वाला कथन गलत हो जाता है। गोरखनाथ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि मध्यकालीन भारत में जो है रहस्यवादी जादुई तंत्र के बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और ये रहस्यमयी जो प्रतिक्रियाएँ थी उनके माध्यम से अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, इन्होंने हिंदू योगियों ने इन्हें कई प्रकार की प्रथाओं को अपनाया था। और दूसरा है, माउंट आबू में दिलवाला जैन मंदिर के अवधि के दौरान निर्मित किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा कथन सही होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। जो गोरखनाथ जी थे ये सबसे लोकप्रिय नाथपंथी थे। ये गोरखनाथ के जो है एक तरह से अनुयायी ही हुआ करते थे। जो उनके अनुयायी थे वो पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय थे। ठीक है, जैन धर्म इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से व्यापारिक समुदायों के बीच लोकप्रिय बना। गुजरात के जो चालुक्य शासक थे जैन धर्म का इन्होंने काफ़ी संरक्षण किया। और माउंट आबू जो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये माउंट आबू में है, यहाँ पे तो लिखा ही गया है। ठीक है, और कुछ शानदार जैन मंदिर इन्होंने बनवाए थे। और मालवा के जो परमार शासक थे इन्होंने भी जैन मुनियों की अनेक विशाल प्रतिमाएं बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10वें में चलते हैं। यहाँ पे लोकप्रिय रचनाएं लिखी गई हैं और उनके संत के बारे में लिखा गया है कि उन्हीं के द्वारा लिखा गया और बताना है कि इनमें से कौन से युग में सही सम्मिलित नहीं है। पहला है कीर्तन चैतन्य महाप्रभु, ये बात बिल्कुल सही है। संकीर्तन अन्नमया, ये भी बात बिल्कुल सही है। अभंग तुकाराम, ये भी बात बिल्कुल सही है। बानिस ये तुलसीराम नहीं, ये तुलसीदास नहीं, यहाँ पे होगा कबीरदास। बीजक नाम से इनकी कविताओं का संग्रह किया गया, आप ये बात आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसी को बानिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कथन केवल गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी एशियाई देशों के संदर्भ में दक्षिण से उत्तर की ओर उनकी राजधानियों के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। पहली बात तो आप जान लीजिए कहाँ कहाँ की राजधानियाँ हैं। रियाद कहाँ की राजधानी है? ये है सऊदी अरब। ठीक है, सना कहाँ की राजधानी है? ये है यमन। तेहरान ये ईरान। बगदाद कहाँ की राजधानी है बताइए आप लोग? ये ईरान की राजधानी बगदाद हो जाएगी। ठीक है, तेहरान ये किसकी राजधानी है? इराक, सॉरी ये इराक होगा, सॉरी ये बगदाद जो है इराक है। और ईरान किसकी राजधानी? इराक की राजधानी तेहरान। और सना किसकी राजधानी है? यमन। रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब। ठीक है, अब हमको बताना है कि कौन कौन सी राजधानियां हैं जो दक्षिण से उत्तर के क्रम में सही रूप में सुमेलित हैं। देखिए, सना यमन, रियाद सऊदी अरब, बगदाद इराक, तेहरान ईरान। ये बिल्कुल सही क्रम में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर सुमेलित हैं। ठीक है, और मैंने आप सभी लोगों को पिछले भी वीडियो में बता रखा है कि जितने भी मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से हल करने के लिए आप लोग डेली कम से कम 30 मिनट जो है 30 से 35 मिनट जो है मैप को देखा करिए। ये ऑब्जर्वेशन से ही इस तरह के सवालों को हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में खबरों में रहा ब्लैक डेथ किस शब्द जो है किससे संबंधित है? यह है बुबोनिक प्लेग। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा और अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। ब्लैक डेथ जो है बुबोनिक प्लेग को संदर्भित करता है जो वर्ष 1346 से लेकर के और 53 तक जो है पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, मध्य पूर्व और यूरोप में, यानी मिडिल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में ये जो है फैला हुआ था। ठीक है, अधिकांश विद्वान जो है इस बात से सहमत हैं कि ब्लैक डेथ जिसने लाखों लोगों की जान ली थी ये यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण हुई थी और ये पिस्सू द्वारा फैल गई थी, जिसका जो होस्ट हुआ करते थे वो जो है कृंतक यानी चूहा, गिलहरी, जो कुतरने वाले जो जानवर थे ये लोग जो है होस्ट थे। और सूक्ष्मजीव जो यर्सीनिया पेस्टिस मानव में आबादी बहुत तेज़ी से फैला, जिसने मानव के वेक्टर के रूप में माध्यम से इसने सीधे शोधन प्रणाली में प्रवेश किया और उनको प्रभावित किया। ठीक है, और 14वीं शताब्दी में जनसांख्यिकी विनाश के कारण जो है महामारी को ग्रेट डेथ के रूप में भी संदर्भित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के लिए सीखने का एक केंद्र है। नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद कई विद्वानों ने यहाँ शरण ली थी। संभवतः इसकी स्थापना पाल वंश के राजा रामपाल ने की थी। ठीक है, और हमें बताना है कि इन्हीं के आधार पर बताना है कि मध्य युग के जो विश्वविद्यालय थे उनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है जो इसके सारे संदर्भ के बारे में सही रूप में बताता है। ठीक है, तो ये है जगद्दल ये जो है इसके संदर्भ में बिल्कुल बातें सही हैं। और ये जो वल्लभी है, वल्लभी के बारे में थोड़ा भी जान लेते हैं। वल्लभी जो ये सौराष्ट्र और गुजरात में स्थित था। यह हीनयान बौद्ध धर्म के लिए जो है सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, चीनी भेनसांग था, ये उसने इसका दौरा किया था और गुजरात के मैत्रक वंश के शासकों के अनुदानों का एक समर्थन से ये वल्लभी का विश्वविद्यालय चलाया जा रहा था। ठीक है, और मान्यखेत जो ये कर्नाटक के शहर मलखेड़ के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रकूट वंश के जो राजा थे उन्होंने इसके रूप में काफ़ी प्रमुखता इसको दी है। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के विद्वानों ने यहाँ अध्ययन किया था। ठीक है, और यहाँ पर द्वैत विचारधारा का एक मठ भी है। और नागार्जुनी कुंडा ये आंध्र प्रदेश, आप सभी लोगों को पता है कि ये जो है अमरावती से 160 किलोमीटर की दूरी पर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए श्रीलंका, चीन आदि के विद्वान जो है आया करते थे। यहाँ पर विहार, विस्तूप आदि जो है विद्यमान थे। यहाँ पे महायान बौद्ध धर्म के दक्षिण भारतीय विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन कोंडा रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM यानी जेम पोर्टल के संबंध में बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला है, यह वित्त मंत्रालय की पहल हेतु प्रभारी नोडल मिनिस्ट्री है। नहीं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसे जेम पोर्टल बोला जाता है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा शुरुआत किया गया है। यानी नोडल में जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ठीक है, और दूसरा लिखा गया है, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन को और ऐड ऑन करते हैं। जेम पोर्टल जो होता है ये केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभाग जो होते हैं और उनके सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं, जो PSUs हैं, ठीक है, उनके द्वारा आवश्यक सामान्य वस्तुओं की खरीदारी और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी सुविधा के लिए वन स्टॉप नेशनल पोर्टल है। ठीक है, और यहाँ पर वस्तुओं को जो है और सेवाओं को मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो हैं उनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है। 2016 में यह प्रक्रिया शुरुआत की गई थी, 2016। ठीक है, ये लोग आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में नमक उत्पादन के संबंध में बताना है और कितने बातें सही बताना है। भारत दुनिया में नमक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा कौन है? पहला है अमेरिका और दूसरा है चीन, उसके बाद तीसरा होता है भारत। ठीक है, भारत के 80% से अधिक नमक का उत्पादन गुजरात से होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा लिखा गया है कि समुद्र से उत्पादित नमक की मात्रा अंतर्देशीय जल निकायों से उत्पादित नमक की तुलना में अधिक होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म स्रोत कोड को सुरक्षित और इनक्रिप्टेड रखते हैं। और दूसरा है गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज्ड सोर्स प्लेटफॉर्म है, जबकि एप्पल के iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। पहला बात जो लिखा गया है ये बिल्कुल गलत है। ओपन सोर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं ये सोर्स कोड को सुरक्षित नहीं और इनक्रिप्टेड नहीं रखते हैं, बल्कि अगर ये क्लोज्ड सोर्स होता तो उसके बाद में ये बातें बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन ये बात ओपन सोर्स के लिए गलत है। और गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज्ड सोर्स है, ये एक ओपन सोर्स है। गूगल का एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। ठीक है, जबकि एप्पल का जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक जो है ये एक जो है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पर लिखा गया है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये बात गलत है। ये क्लोज्ड सोर्स प्लेटफॉर्म है। और गूगल का जो है ये एक ओपन सोर्स है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स है, ये क्लोज्ड सोर्स है। तो यहाँ पे दोनों बातें गलत हैं, तो डी इसका ऑप्शन हो जाता है सही।
देखिए ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स में फ़र्क ये होता है कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आप आसानी से उनको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे इनक्रिप्टेड जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है और वो सोर्स कोड जो होता है काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी उसको एडिट कर सकता है। और वहीं जो एप्पल का iOS सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्लोज्ड सोर्स है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, और गूगल जो है ये एक क्या है, ओपन सोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, धर्मशास्त्रों के संबंध में बताना है। पहला है धर्मशास्त्रों में टीका और भाष्य निबंध के पाठ शामिल हैं। बिल्कुल सही है। ये व्यक्तिगत और नागरिक कानूनों से निपटते थे लेकिन आपराधिक कानूनों से नहीं। ये बात गलत है। ये व्यक्तिगत नागरिक कानूनों के साथ साथ आपराधिक कानूनों से भी निपटते थे, इसलिए केवल ऑप्शन ए ही सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल के संदर्भ में बताना है। यहाँ पे कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला है भारत पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र मिशन शांति मिशन के लिए पहला महिला दल तैनात किया था। ये बात बिल्कुल सही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों के लिए यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जीन एडिटिंग विधि नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये एक एडिटिंग विधि है, जीन एडिटिंग विधि है। जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ये भी एक जीन एडिटिंग विधि है। क्रिस्पर Cas9, ये भी एक जीन एडिटिंग विधि है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है जीन एडिटिंग विधि हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ से उसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट्स 2022 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला है यह पहल 2021 में रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित की गई थी। नहीं, यह जो है G7 जो देश हैं 48वें जो शिखर सम्मेलन उनका आयोजित किया गया था 2021 में, उसमें हुआ था, इसलिए यह बात गलत हो जाती है। यहाँ पे G20 तो होगा ही नहीं। ठीक है। और दूसरा है केवल सदस्य राज्यों की सरकारें इस पहल को वित्त पोषित करेंगी। नहीं, यहाँ पर सदस्य राज्यों के साथ साथ अन्य जो देश हैं, अन्य जो प्राथमिक राज्य हैं, उनको भी पोषित किया जाएगा, उनको भी वित्त पोषित किया जाएगा, इसलिए बात गलत हो जाती है। तो ऑप्शन दोनों अगर गलत हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी और अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं। अमेरिका के द्वारा यानी USA के द्वारा जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड 2021 में ये एक सहयोगियों के साथ जो है अपने विकासशील दुनिया में $40 ट्रिलियन के बुनियादी ढांचे के अंतर को कम करने के उद्देश्य से ये एक तरीके का घोषणा की गई थी। और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के लिए साझेदारी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये योजना का पुनः लॉन्च किया गया था। ठीक है। और जो चाइना का है BRI, जिसको हम सभी लोग जानते हैं BRI, ये क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये जो है चाइना को काउंटर करने के लिए जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जैसी योजना को शुरुआत किया गया है, जिससे जो विकासशील देश हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके निवेश को अच्छे से बेहतर बनाने के लिए उनको वित्त पोषित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बलबन द्वारा शुरू किए गए नवरोज उत्सव को औरंगजेब द्वारा बंद कर दिया गया था क्योंकि वह इसे पारसी प्रथा मानता था। ये बात बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने अपनी दरबारी से गायन और वाद्य यंत्र बजाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसने गायन की प्रथा को तो समाप्त किया था लेकिन वाद्य यंत्र बजाने की प्रथा को समाप्त नहीं किया था। ठीक है, इसको किया था लेकिन इसको नहीं किया था, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। और बताना है कौन सी बातें सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका गलत है, तो ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, टाइटन बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, गैनीमीड। गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और दूसरा लिखा है गैनीमेड शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। टाइटन का वायुमंडल ज़्यादातर नाइट्रोजन से बना है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा तो गलत हो जाते हैं, केवल ऑप्शन 3 सही होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्नेक आइलैंड जो हाल ही खबरों में रहा, इसको सरपेंट आइलैंड भी बोला जाता है। सरपेंट आइलैंड, एक सेकेंड, सरपेंट आइलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। ये ब्लैक सी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये जो है 700 मीटर से कम आकार की चट्टान का एक छोटा टुकड़ा है, जिसे एक्स आकार बताया गया है, जो स्नेक आइलैंड है, ठीक है। ये ब्लैक सी के तट से जो है 35 किलोमीटर दूर डेन्यूब के मुहाने के पूर्व में और ओडेसा के बंदरगाह साइरस के लगभग दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही खबरों में रही पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना भारत और निम्नलिखित किस देशों के साथ संयुक्त परियोजना है? ये नेपाल के साथ। भारत का नेपाल के साथ पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना चलाई जा रही है, जो 750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जो सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया जाना है, ठीक है। पिछले 6 दशकों से इसका सिर्फ खाका ही निर्मित हो चुका है, अभी तक ये काम ही नहीं चालू हो पाया है। और सरकार ने 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता वाली एक संयुक्त भंडारण परियोजना पश्चिमी सेती और सेती नदी SR6 परियोजना को फिर से तैयार किया है, लेकिन अभी तक इसी का काम नहीं चालू हो पाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जैसे अन्य संस्कृत व्याकरणविदों के समकालीन थे। नहीं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जैसे संस्कृत व्याकरणविद के समकालीन नहीं, ये इनके अग्रगामी थे, न कि उनके समकालीन थे, इसलिए बात गलत हो जाती है। कथा सरित सागर की रचना गुणाढ्य द्वारा की गई थी, ये सोमदेव द्वारा की गई थी, गुणाढ्य द्वारा नहीं, ये सोमदेव द्वारा कथा सरित सागर की रचना की गई थी, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। मंजूश्री मुकल्प के अनुसार पाणिनि राजा नंद के दरबार से संबंधित थे, ये बात सही है। और बृहत कथा मंजरी का संकलन क्षेमेंद्र ने किया था, ये भी बात सही है। तो तीसरा और चौथा सही है केवल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही से मिले थे। शाहनामा ये फिरदौसी के द्वारा की गई थी, और गुलिस्तां ये सादी के द्वारा की गई थी। ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तहकीक हिंद अलबरूनी, तो केवल तीसरा ही ऑप्शन सही है, तो केवल एक ही कथन सही है, तो एक युग्म सही होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ये जो सवाल पूछा गया है, ये वेदती और वर्धा, ये एक नदी जोड़ परियोजना शुरुआत की गई थी, जो 1992 में शुरू की गई थी। ये पेयजल की आपूर्ति के लिए शुरू की गई। दूसरे के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। पहला है, वर्धा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है, ये बात गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अरब सागर की ओर पश्चिम में बहने वाली नदी वेदती है, यानी न कि वर्धा है, ठीक है। और दूसरा लिखा है वेदती पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अब ये वेदती न होकर के ये वर्धा है। वर्धा जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, इसलिए दोनों बातें गलत हो जाती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारत के संदर्भ में मत्त विलास प्रहसन के संदर्भ में बताना है। यह एक व्यंग्यात्मक संस्कृत नाटक जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की आलोचना करता है। और दूसरा है, गुप्तों द्वारा लोकप्रिय एक राज्याभिषेक कार्यक्रम था। अमोघ वर्ष की सेना के आगमन पर आधारित एक संस्कृत संकलन है। ऊपर में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए ही सही है। ये व्यंग्यात्मक संस्कृत नाटक है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की आलोचना करता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है सिकंदर के आक्रमण के समय घनानंद मगध पर शासन कर रहा था, ये बात बिल्कुल सही है। अजात शत्रु जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी थे, ये भी बात सही है। पुराणों के अनुसार उग्रसेन नंद वंश के संस्थापक थे, नहीं। मगध के शाही विस्तार में प्रमुख कारक लौह अयस्कों का एकाधिकार था, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो ये बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो है उग्रसेन नंद वंश के संस्थापक थे, न कि पुराणों के अनुसार। ठीक है, इसलिए सी वाला गलत होता है और हमें बताना ही था कौन सी बात इसमें गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।